नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई वीडियो में विज्ञान विषय से अध्याय नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के अभ्यास के प्रश्न लेकर आया हूं। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने अभ्यास के 10 प्रश्न किए थे और आज से हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने बहुत सारी चीजें आपको बताई कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, और उन्हीं प्रकारों को बताते हुए आज हम अभ्यास के प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 11 की, क्योंकि हमने शुरुआत यहीं से, क्योंकि हमने प्रश्न नंबर 10 पिछली वीडियो में कराया था। तो ये कह रहा है वियोजन अभिक्रिया। देखिए, ये वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, और इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण। उसने कहा कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। समीकरण भी साथ साथ लिखेंगे। देखिए, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में विघटित यानी कि टूट जाता है। वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ कि एकल जो अभिकारक है वो टूट करके, एकल अभिकारक जो है वो टूट करके दो या दो से अधिक उत्पादों में विघटित हो जाता है, उसे हम वियोजन कहते हैं। जबकि जबकि संयोजन अभिक्रिया में इसके बिल्कुल बिल्कुल विपरीत होता है। क्या होता है? दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके यानी कि जुड़ करके एकल उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद बनाते हैं। इसलिए वियोजन अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया के जस्ट विपरीत है। अब हमने बताया था कि उदाहरण देकर बताना है, तो यहाँ पे उल्टा उदाहरण हमने लिख दिया। यहाँ पे सबसे पहले हम वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण लिखेंगे। वियोजन अभिक्रिया, ये जस्ट यहां से स्टार्ट करेंगे। कि वाटर जो मॉलिक्यूल है वो 2H2 प्लस O2, जो हाइड्रोजन है वो गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। तो ये हमारा वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण हुआ कि जल जो है टूट करके हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। और संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए, जो ये कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है उसमें जल यदि हम मिला देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा बन जाती है। तो हमने यहाँ पे जो संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल बताया, इसमें देखा दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे ही वियोजन अभिक्रिया में हमने बताया, वैसे वियोजन अभिक्रिया नीचे दे रखे, भाई हमने ध्यान नहीं दिया, वो भी संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। यदि हम इतनी भी बात करें, यदि इतनी बात करें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल का निर्माण करते हैं, तो ये हमारी क्या होगी? संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जस्ट इनके विपरीत होती है, जैसे हमने लिखी यहाँ पे, और इसको भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी तोड़ करके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में जल में परिवर्तित कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि वियोजन अभिक्रिया जस्ट अपोजिट होती है, यानी कि बिल्कुल विपरीत होती है संयोजन अभिक्रिया के, क्योंकि एक में विघटित होना है और एक में संयोजन होना है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। अब आपको मैं बताऊंगा कि वियोजन अभिक्रिया जो होती है, वियोजन जो अभिक्रिया होती है उसके तीन पार्ट होते हैं, तीन भाग होते हैं। एक तो आपकी ऊष्मीय, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। एक होती है प्रकाशीय, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। और तीसरी जो होती है
विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा के कारण वियोजित होती है, विघटित होती है, उसे हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जो प्रकाश की वजह से विघटित होती है उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जो विद्युत के कारण अपघटक यानी कि अपघटिया होती है या वियोजन होती है तो उसे हम विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो समीकरण लिखने यहाँ पे ये जो दे रखा कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके उष्मा इसमें आएगी, हीट दे दी जाएगी, हीट मतलब उष्मा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पे सिल्वर क्लोराइड जो है प्रकाशीय, प्रकाश इसमें दिया जाएगा तो सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाएगा। और ये जो जलीय है ये आपकी विद्युत इसमें प्रभावित की जाती है जिससे कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की कि वियोजन एवं द्वितीय विस्थापन विस्थापन एवं द्वितीय विस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है और इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखने आपने। विस्थापन अभिक्रिया वैसे हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, इतनी बार हो चुकी है कि हम अब तक इसको मुझवानी याद कर सकते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवणीय विलयन में से विस्थापित कर देता है उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आयरन द्वारा कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर का विस्थापन, किसका विस्थापन, कॉपर का विस्थापन। देखिए आयरन जो है वो कॉपर से सक्रियता श्रेणी, आप ये लेसन नंबर अध्याय नंबर 3 में करोगे और ये कह रहा है आयरन द्वारा कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर का विस्थापन। तो किस तरह कॉपर का विस्थापन होगा, क्योंकि आयरन जो है सक्रियता श्रेणी में कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, कॉपर से आयरन ज्यादा क्रियाशील तत्व होता है, इसलिए वो कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है। ऐसे ही जिंक द्वारा कॉपर सल्फेट, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव, यानी कि जिंक जो होता है कॉपर से भी अधिक क्रियाशील तत्व होता है, इसलिए वो कॉपर सल्फेट के विलयन में से यानी कि लवणीय विलयन होता है उसमें से जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो इसलिए क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। अभी हम बात करते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया की। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयन परस्पर बदले जाते हैं यानी कि आदान प्रदान हो जाते हैं, उन्हें हम द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां देखिए सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम क्लोराइड है, इनकी यदि अभिक्रिया होगी तो बेरियम, देखिए बेरियम जो है सल्फेट के साथ आ जाएगा और सोडियम जो है क्लोराइड के साथ आ जाएगा, तो बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ऐसे ही लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, ये लेड नाइट्रेट है और ये पोटेशियम आयोडाइड है। अब देखिए पोटेशियम जो है वो नाइट्रेट के साथ आ जाएगा और लेड के साथ आ जाएगा आपका आयोडाइड यानी कि आई, तो यहां पे KNO3 और PbI2 बन जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। वो कह रहा है सिल्वर के संशोधन के लिए सिल्वर नाइट्रेट यानी कि हमें सिल्वर यानी कि चांदी निकालनी है, कहां से, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि सिल्वर के साथ नाइट्रेट है NO3, सिल्वर के साथ क्या है, नाइट्रेट। अब आप यहां पे देखिए कॉपर और सिल्वर, कॉपर जो है सिल्वर से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है और हमने जैसे कि विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ा कि कॉपर नाइट्रेट के साथ आ जाएगा और सिल्वर अलग से रह जाएगा। तो इस तरह सिल्वर नाइट्रेट में से
सिल्वर हट जाएगा क्योंकि वह कॉपर से कम क्रियाशील है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अवक्षेपण अभिक्रिया, देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप, जल में एविले ठोस पदार्थ यानी कि जल में नहीं घुलते ये, वो बन जाते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप, जल में एविले ठोस पदार्थ जो है अवक्षेप बनते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम सल्फेट और NaCl, जो NaCl है, जो यहां पे वैसे ये किसका उदाहरण दे रखा, द्रव्य विस्थापन का, यहां पे भी द्रव्य विस्थापन का। तो बेरियम सल्फेट जो है अघुलनशील पदार्थ है जो जल में नहीं घुलता। ऐसे ही यहां पे लेड आयोडाइड। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। ये कह रहा है कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक उत्तर के लिए दो दो उदाहरण दीजिए। एक तो उसने दे दिया उपचयन और दूसरा उसने दे दिया अपचयन। ये भी दोनों एक दूसरे के उल्टे ही होते हैं, विपरीत ही होते हैं। उपचयन के बारे में बात करेंगे जिसको हम ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं, और ये एक स्पेसिफिक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्यादा रहने वाला टॉपिक है। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और हाइड्रोजन का ह्रास करता है, यानी कि ऑक्सीजन का लाभ और हाइड्रोजन की हानि, उस अभिक्रिया को उपचयन कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन ने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। जिंक ने ऑक्सीजन ली तो जिंक ऑक्साइड बन गया। अब यहां पे बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया के। वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि हाइड्रोजन का लाभ और ऑक्सीजन की हानि होती है, वह अभिक्रिया अपचयन। देखिए जिंक ऑक्साइड है, ये कॉपर है, तो यहां से ऑक्सीजन हट रही है, कार्बन के साथ जुड़ रही है। कॉपर के साथ से ऑक्सीजन हटके हाइड्रोजन के साथ जुड़ रही है, तो ऑक्सीजन की हानि हो रही है यहां पे। तो हम कह सकते हैं उपचयन और अपचयन क्या होते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। ये कह रहा है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X, इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। सिंपल सी बात है, तत्व X जो है वो तांबा है और उसी काले यौगिक का नाम भी बताना है, तो तांबा है। कॉपर भूरे रंग का चमकदार तत्व होता है, जब इसे गर्म किया जाता है तो काले रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड बनाता है। देखिए समीकरण हमने लिख रखा है, कॉपर में ऑक्सीजन मिल गई, कॉपर की अभिक्रिया वायु की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन उसमें मिल गई तो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन मिली तो कॉपर ऑक्साइड बना। ठीक है, यहां पे ये लिखना है कॉपर में, सॉरी कॉपर में ऑक्सीजन मिली तो यहां पे कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहा एक क्रियाशील धातु है। क्या है? लोहा एक क्रियाशील धातु है, और यदि हम बात करें जब ये नमी की उपस्थिति में वायु के संपर्क में आता है तो यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड की परत बना लेता है। इस प्रक्रिया को लोहे का संचारण कहते हैं, यानी कि जंग लगने की प्रक्रिया कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में लोहा क्षीण मतलब कमजोर, क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। जैसे आयरन में हमें ये भी नहीं पता जल कितना है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आयरन ऑक्साइड और XH2O, इसलिए लोहे को नमी एवं ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाना चाहिए। और लोहे को इनसे बचाने के लिए सबसे पहले हम पेंट कर सकते हैं, ग्रीस या ऑयल कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजों का हमें उपयोग करना चाहिए। अब यहां पे कह रहा है प्रश्न नंबर 19, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है?
देखिए नाइट्रोजन जो होता है एंटीऑक्सीडेंट यानी कि प्रतिऑक्सीकारक होता है। तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है यानी कि अनरिएक्टिव गैस। यह ऐसे खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाती है, इसलिए नाइट्रोजन के प्रभाव से उसके कारण चिप्स आदि खाद्य पदार्थ लंबे समय तक खराब नहीं होते। यदि हम उस पैकेट के अंदर नाइट्रोजन फील कर देते हैं, भर देते हैं, तो वह पैकेट लंबे समय तक चल सकता है। अब यहाँ पे इन्हीं दो चीजों पे क्वेश्चन नंबर 18 और 19 की तर्ज पे क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि निम्न पदों का वर्णन और एक एक उदाहरण। संक्षारण और विकृत गंधिता कि धातुओं का पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होकर क्षीण होना यानी कि कमजोर होना संक्षारण कहलाता है। और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन अम्लीय गैस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि धातुओं के साथ क्रिया करके उनका संक्षारण करती है। इसके अतिरिक्त इसके अलावा धातुएं नमी और जल के साथ क्रिया करके भी संचारित होती है और संचारण के कारण धातुओं की चमक कमजोर हो जाती है और क्षीण भी होती है, चमक जो होती है डल पड़ जाती है। उदाहरण लोहे को जंग लगना, चांदी के ऊपर काली रंग की परत धातुओं में संचारण के उदाहरण है। देखिए यदि हम लोहे की बात करें, लोहे पे आ जाएगा भूरा कलर। यदि हम चांदी की बात करें तो उस पे आ जाएगा काला कलर। यदि हम तांबे की बात करें, तांबे पे आएगा हरा कलर। यानी कि ये इससे पता चलता है कि ये धातु जो है क्षीण हो चुकी है, धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है यदि इनका कलर ऐसा है तो। विकृत गंधिता कि तेलीय अथवा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक वायु के संपर्क में छोड़ने से वे ऑक्सीकृत हो जाते हैं यानी कि उनमें ऑक्सीजन मिल जाती है, जिससे इनके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। और गंधिता के फलस्वरूप ये खाद्य पदार्थ खाने के लिए उपयुक्त नहीं होते। जैसे कि हमने उदाहरण दिया था, चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता ताकि इसका ऑक्सीकरण ना हो सके और ये लंबे समय तक संचारित यानी कि सुरक्षित रह सके। खाद्य पदार्थों को वायुरुद्ध डिब्बों में बंद रखकर प्रतिऑक्सीकारक पदार्थों के प्रयोग से विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है, बचाया जा सकता है। देखिए जो हमने अभ्यास के प्रश्न किए वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण है। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं वह विद्यार्थी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।